हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या कहीं कहीं इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। या कहीं इसका नाम है संदैव सभ्यता। एक कोई भी नाम हो, कुछ भी नाम आ सकता है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तीनों एक ही चीज़ें हैं कि चाहे कोई कह दे सिंधु घाटी सभ्यता, कोई कह दे संदैव सभ्यता और कोई कह दे हड़प्पा सभ्यता। इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, हम आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज किसने की, है ना। और खोजने का जो क्रम है वो क्या है, यानी डिस्कवर कैसे हुआ, खोज कैसे हुई हड़प्पा सभ्यता की, है ना। तो इसकी खोज में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, एक का नाम है चार्ल्स मिशॉन। चार्ल्स मिशॉन जब भारत से पाकिस्तान का यात्रा कर रहे थे, तभी इनको जब उसी यात्रा के क्रम में लगा कि जो स्थिति है, अगर मान लें कि ये भारत का स्थिति है और इधर अगर पाकिस्तान है, तो इसी के क्रम में क्या था कि इनको लगा कि नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं या कोई सभ्यता है ना। इनको ये नहीं लगा कि इतना बड़ी सभ्यता हो सकती है, लेकिन इनको ये लगा कि कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ पे है, और उस समय लोग ध्यान भी नहीं दिया, है ना। इन्होंने एक बुक में इस बात का मेंशन किया है, इसका नाम है नरेटिव ऑफ जर्नी। यानी नरेटिव ऑफ जर्नी में अपना बात को इन्होंने स्पष्ट किया है। तो कभी कभी ये बात ये बोल देते हैं, और ये बात लगभग 1826 के आसपास की जर्नी इनकी है। अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, कनिंघम को अपॉइंट किया, और इन्होंने 1853 से लेकर 1856 तक, यानी डलहौजी के टाइम में, इन्होंने इस जो एरिया है, यानी सिंधु घाटी के आसपास वाला जो एरिया है, वहाँ पे खुदाई करना प्रारंभ कर दिया, ये 3 साल में। लेकिन ये जो सोच के आए थे कि इतनी बड़ी सभ्यता मिल सकती है या ये सारी चीज़ें मिल सकती है, तो उतना ये सफल नहीं हो पाए, है ना। यानी सफल नहीं हुए, सफल तो हुए, कुछ चीज़ें निकला, लेकिन उतना सफल नहीं होगा कि वो बोल सके कि ये जो सभ्यता है 1 साल पुराना है, या सिंधु घाटी सभ्यता है, या इतनी बड़ी सभ्यता है, या नगरीय सभ्यता है। तो ये इतना उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए जिस निष्कर्ष पर इनको उम्मीद थी। उसके बाद कुछ दिन के बाद एक और, जैसे ही हम आपको बात की है कि 1902 में, यानी करजन के टाइम में पुरातात्विक विभाग बनाया गया था, है ना। तो उसी के अनुसार 1921 में वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो नेतृत्व है उस समय किया सर जॉन मार्शल को। कुछ लोग थे, या उसका नाम था दयाराम साहनी, और दूसरे लोग थे राखल दास बनर्जी, है ना। इस दोनों को भी इसी जो टीम था उस समय खुदाई के लिए इसी एरिया में खुदाई कर रहे थे, जो सिंधु घाटी वाला एरिया है ना, बालूचिस्तान वाला एरिया है ना। तो इस एरिया में जब ये खुदाई कर रहे थे, तो इनको सबसे पहले जो मिला वो मिला हड़प्पा इनका एक नाम है। और इसी के जो फर्स्ट बार ये मिला कोई स्थल अगर हड़प्पा सभ्यता का, इसीलिए इसी के नाम पर रखा गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि फर्स्ट बार कोई स्थल मिला था। और दूसरा है मोहनजोदड़ो, है ना। तो ये मिला, और इनका जो खोजने वाले लोग हैं राखल दास बनर्जी। अब यहाँ पे 2 सवाल आता है।
सवाल ये आता है, एक तो ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है किसके नेतृत्व में किया गया, तो हम बोलेंगे सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगर पर्सनल लेवल पर पूछेगा कि हड़प्पा का खोज किसने की, तो दयाराम साहनी, और मोहनजोदारो की खोज किसने की, वो राखालदास बनर्जी ने किया। ठीक है, यहाँ तक तो बात हो गई। अब दूसरा बात है कि इनके टाइमिंग को लेकर है ना, कि इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या है, ये जो टाइमिंग है ये कब से कब तक का है। तो हम मानते हैं कि ये जो सर जॉन मार्शल है ना, इन्होंने बोले हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है कि लगभग 3250 से लेकर 2750 BC तक। कौन बोले? सर जॉन मार्शल। बहुत सारे लोगों ने बोले। और एक पद्धति का नाम है, उसका नाम है C14 पद्धति। आप कार्बन डेटिंग का नाम सुने होंगे कि कार्बन डेटिंग से क्या हुआ कि कोई भी जीवाश्म के आयु का पता लगाया जाता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं, C का मतलब है कार्बन 14 पद्धति। और इस पद्धति से निकालने के बाद है ना, जो इसका आयु आता है वो आयु आता है कितना, लगभग 2300 से लेकर 1750 है ना, ईसा पूर्व के बीच। लगभग एग्जैक्ट डाटा तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि हम पहले भी आपको बात की है कि ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, ये इसका जो जानकारी का जो स्रोत है वो लगभग पुरातात्विक है। जो चीज़ें हमें वहाँ से मिला है उसी से जानकारी हमें जुटाने की कोशिश की गई है। तो इसलिए साहित्यिक नहीं है, कोई बुक नहीं है कि उससे हम पढ़ लें और एग्जैक्टली जो बुक में डाटा लिखा हुआ है उसी के आसपास जो चीज़ें हैं उसके अनुसार हुआ। तो ये जो इसका और इसको मानने वाले जो लोग हैं उनका नाम है DP अग्रवाल। तो सवाल ये भी आएगा कि DP अग्रवाल जो है वो C14 पद्धति को मानने वाले लोग हैं, है ना। देखो दोनों का क्या है, ये वैरी कर रहा है। और बहुत सारा जो इतिहासकार है उनका मत में वैरी करता है, वो कुछ और बोलते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि जनरली ये परसेप्शन है कि 2500 से लेकर 1700 BC तक, ये लगभग जनरली ये परसेप्शन है या सहमति आप बोल सकते हैं कि इतना आयु तक क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है वो खोज हुई है, और इतना आयु के बीच ही हड़प्पा सभ्यता क्या करता है, लय करता है ना। तो ये बातें आप समझ सकते हैं, यानी 1700-2500 से लेकर, यानी इसी के बीच में जितना भी इतिहासकार है यही आइडिया देते हैं। लेकिन हम एक मोटा मोटे आइडिया लेके चलेंगे कि 1700 लास्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है वो ख़त्म हो चुका था। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया। आपको टाइमिंग ये है ना, अलग अलग बुक में भी आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगा, तो इसलिए आपको इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा आपको टेंशन, क्वेश्चन पूछने का चांसेस बहुत कम है। तीसरा हम बात करेंगे नामकरण को लेकर कि इनका नाम कैसे रखा गया, है ना। नामकरण यानी नाम कैसे रखा गया। पहला बात तो हम वही बोले कि सबसे पहले हड़प्पा का खोज किया था, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा कि सबसे पहले इसी का खोज हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम रखा हड़प्पा सभ्यता। दूसरा इसका नाम है सिंधु घाटी। सिंधु घाटी बोलने का ये तात्पर्य है कि ये सिंधु नदी के आसपास ही है, या सिंधु की सहायक नदी के आसपास ही सभ्यता का विकास हुआ है, इसीलिए इनका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। और इसका नाम है संध्यप सभ्यता, आदि ऐतिहासिक, तो हम आगे भी बात करेंगे इस पर कि ऐसा क्यों बोला गया है। क्लियर है। तो नामकरण को लेकर यही दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है, जो उद्भव है ना, ये कैसे हुआ है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें से जो उद्भव के लेकर भी बहुत सारे मत हैं, कुछ देसी मत है, कोई विदेशी मत है ना। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उद्भव में विदेशी मत।
विदेशी मत, यानी फॉरेन वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या बोला है। और विदेशी मत में ऐसा नहीं कि एक लोग है, लगभग मैक्सिमम लोगों ने यह एक ही जैसा बात किया है ना। आपको पता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का जब विकास हुआ था तो उसी समय पूरे दुनिया में 3 और सभ्यता का विकास हुआ था, यानी टोटल उस समय 4 सभ्यताएं थी, है ना। अगर हम बात करें उनमें से एक हम बोलते हैं मेसोपोटामिया का सभ्यता, दूसरा है मिस्र की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता, और एक तो इंडिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ये सभ्यता उस समय थी। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है लगभग इराक के आसपास ये वाला एरिया है। और इन्हीं के आसपास एक और सभ्यता थी जिसका नाम है सुमेरियन सभ्यता। अब बात समझिए कि मान लेते हैं कि यह है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, और इसको कुछ दूर आप आगे आएंगे तो ये मान लेते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना। हम इसी के आसपास बोल रहे हैं कि इसी के आसपास एक सभ्यता विकसित हुआ है जिसका नाम है सुमेरियन सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है। और इसी के आगे जब हम बढ़ेंगे मिस्र में या इजिप्ट में, है ना, इजिप्ट में या तो नील नदी की सभ्यता बोलते हैं या मिस्र की सभ्यता बोल सकते हैं, और अभी के मामले में आप बोल सकते हैं इजिप्ट की सभ्यता। तो ये जो सभ्यता है, तो जो विदेशी लोगों का मानना है कि जो सुमेरियन लोग ही यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ पे एक सभ्यता विकसित की, तभी तो ये डायरेक्ट नगरीय सभ्यता ही है ना, ग्रामीण सभ्यता नहीं है कि यहाँ से ये सुमेरियन लोगों का ही क्या है कि यानी इसका जो उद्भव में जो सबसे बड़ा हाथ है वो सुमेरियन लोगों का है, या सुमेरियन सभ्यता के लोग ही जो है वो हड़प्पा सभ्यता का विकास किया है ना। ये ऐसा इनका मानना है। इनमें से वही है जो मानने वाले जो लोग हैं, इसमें से बहुत सारे लोग हैं। एक तो मार्शल है ही, है ना, गार्डनर हैं, गार्डनर चाइल्ड इनका नाम है ना, व्हीलर है। तो ये जो बहुत सारे लोग हैं, तो इनका मानना है कि ये जो है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है उस सुमेरियन सभ्यता का ही पार्ट है, और सुमेरियन लोग ही ये सभ्यता का विकास किया है। भारत के लोग क्या मानते हैं, आने बोल सकते हैं देसी मत, या इसको हम बोल सकते हैं इंडियन लोग। इंडियंस को क्या मानना है ना। इंडियंस में एक आता है, इनका नाम है राखल दास बनर्जी, वही राखल दास बनर्जी जो हड़प्पा सभ्यता के खोज गए। इनका मानना है कि ये जो इसका जो उद्भव है वो द्रविड़ लोग ने किया है। द्रविड़ लोग कौन है, ये जो बाद में आए है ना, जो इंडिया के है, जो साउथ, जो इंडिया में जो द्रविड़ एक शैली भी विकसित हुआ है, तो वो लोग के द्वारा ही क्या हुआ है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता, इसका नाम है राखल दास बनर्जी। इनका मानना यही है, ठीक है, राखल दास बनर्जी। तीसरा ये बोलते हैं, जो आगे जो लोग हैं वो बोलते हैं आर्य आए। हम आगे पढ़ेंगे, जब वैदिक सभ्यता हम पढ़ेंगे तो आर्य के बारे में पढ़ेंगे कि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए, है ना। तो बहुत सारे लोगों को मानना, इनमें से जो आर्य मानने वाले जो लोग हैं, इनका नाम है टी.एन. रामचंद्र, और दूसरा है लक्ष्मण स्वरूप। ये लोग कि आर्य आए और आर्य ने हड़प्पा सभ्यता का विकास किया, फिर चले गए, ठीक है। बेसिकली इनका मानना है कि आर्य बाहर के लोग थे और आर्य इंडिया आए, है ना, ये इंडिया है, ये फॉरेन है। तो आर्य आए और हड़प्पा सभ्यता का विकास किया और फिर ये चले गए। फिर ये आए कब, फिर इनका जो आर्य है, जो वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो लगभग 1500 ईसा पूर्व बीसी में क्या है वो आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 6-7-8 साल तक ये क्या हुआ, फिर बाहर ही रहे, फिर आए ही नहीं, है ना, अटपटा लगता है। इंटरेस्टेड बात यहाँ पर ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो ये ग्रामीण सभ्यता है। इसका क्या मतलब है कि इनको जब नगर बनाने के लिए जानकारी थी, सारा सुविधा, तो फिर ये बाद में आए तो ग्रामीण सभ्यता में ही क्यों जी रहे थे,
है ना। तो ये थोड़ा सा वही है, कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्गूमेंट दिया जाता है। तो बेसिकली आपको देशी मत भी पता है कि सुमेरियन सभ्यता क्या है, सॉरी विदेशी मत है, और देशी मत में आपको इनका थोड़ा बहुत नाम याद रखना है। इसकी विशेषता क्या है, ये बोल सकते हैं नेचर क्या है ना। पहली है बात की है कि इसका जो पहली विशेषता है वो है नगरीय सभ्यता है। नगर है, सिटी है ना, बड़ा बड़ा सिटी है ना, तो एक नगरीय सभ्यता है। अब एक अलग सवाल है कि कोई भी जो सिटी है बिना गांव के कैसे बन सकता है। एक प्रोसेस होता है कि अगर किसी भी कोई भी कहीं भी कोई भी चीज़ डेवलप है, सिटी का मतलब है पूरा का चीज़ व्यवस्थित होता है ना। गांव में जैसे अगर आप समझे, सिटी में क्या होता है, पढ़ने का साधन होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, परिवहन का जो साधन है ना, ट्रांसपोर्ट का साधन है। दूसरा बात है एजुकेशन का लेवल जो है, हॉस्पिटल बेहतर होता है ना। तो ये सारी सुविधा के लिए लोग कमाने के लिए भी बाहर जाते हैं। तो ये जो नगर है, जो सिटी है, जैसे हमारे देश में जो प्लान होता है तो गांव से शहर की ओर होता है, क्योंकि शहर विकसित है, गांव क्या होता है, विकसित नहीं है या कम विकसित है। तो ऐसा हम समझेंगे कि जो नगर के लोग हैं, तो क्या एक गांव से ही क्या होता है कि पहले जहां सिटी है या जो नगर है वो पहले गांव हुआ होगा या पिछड़ा होगा, और उसी से धीरे धीरे क्या हुआ, शहर बना होगा। तो एक अलग है मुद्दा है कि ऐसा क्या हो सकता है। खैर, लेकिन आपको ये पढ़ना है कि एक नगरीय सभ्यता है। तो सवाल ये है कि क्या गांव थे, तो जवाब है हाँ, गांव थे, और गांव सबसे ज़्यादा थे। ये जो हम 3-4 पढ़ेंगे, मोहनजोदारो, हड़प्पा सभ्यता, कालीबंगा, चुनौदरो, लोथल, ये जो सारे पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण सिटी है ना। जैसे अभी वर्तमान समय से दिल्ली है, पंजाब है, मुंबई है, बेंगलोर है, तो ये सब महत्वपूर्ण सिटी है, गांव भी है ना। तो ये चीज़ें। दूसरा हम पढ़ेंगे, ये जो सभ्यता है एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। कांस्ययुगीन का मतलब क्या है कि कांसा का आविष्कार हो चुका था। कांसा किससे बनाया जाता है, जैसे कॉपर और टीन को मिलाकर, इनको ये जानकारी थी, है ना। एक कॉपर या टीन को मिलाकर कांसा, और कांसा का यूज करते थे, इसीलिए हम इसका नाम दिए कांस्ययुगीन सभ्यता। जैसे हम उस समय पत्थर का यूज करते थे, उसको हम बोले पाषाण कालीन सभ्यता या पाषाण काल, है ना। तो उसी टाइप से अगर लोहा का एक जिस समय यूज होगा तो हम उसको बोले लौह युगीन सभ्यता। तो ये सारा सिस्टम। तीसरा हम बात करते हैं, इस सभ्यता जो है वो है आध ऐतिहासिक। आध ऐतिहासिक हम आपको पहले भी बात की है कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो 3 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन, एक प्राग ऐतिहासिक काल, एक आध ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल। हमने ये भी बात किया था कि जो आध ऐतिहासिक काल का मतलब है कि यहाँ पे जो लिपि का जो विकास है वो हो चुका था, यानी लिखित तो है, लिखित तो है। अब लिखित क्या है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते। अब लिखित में बहुत सारा चीज़ क्या है, फिगर में है ना। तो फिगर में क्या है, कुछ देवता का है, कुछ पशु का है ना, कुछ स्त्री का है। तो इस सब टाइप का कुछ मूर्ति बना हुआ है ना, तो उसी को हम फिगर बोलते हैं। और पढ़ ही नहीं सकते हैं कि इसमें लिपि, अगर कुछ में लिपि है तो बहुत कम है, 1-2 अक्षर ही है, तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो जनरली हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसका जो है लिखित स्रोत नहीं है ना। हम बेसिकली इसमें पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही हम इसमें जानकारी प्राप्त किया। चौथा हम इसको बोल सकते हैं विस्तृत सभ्यता। विस्तृत सभ्यता का क्या मतलब है, हम पहले भी बात किए कि जिस समय ये सभ्यता था उसके पैरेलल 4 सभ्यता और थी, है ना। तो ये जो सभ्यता है, मान लेते हैं कि ये नील नदी की सभ्यता है, और ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया का सभ्यता है, कि अगर इस दोनों को जोड़ भी दें तब भी जो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये इससे 12 गुना ज़्यादा है।
है ना, यानी 12 टाइम्स ज़्यादा है ये जो सभ्यता है। तो एक बहुत विस्तृत सभ्यता ये माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। अगला हम पढ़ेंगे कि ये जो सभ्यता है, 5वां पॉइंट है, शांति प्रिय सभ्यता है। शांति प्रिय का मतलब क्या है? झगड़ा वगैरह नहीं करना है, लड़ाई नहीं करना है ना। तो ये कैसे पता चला? जब लिखित ही नहीं है तो कैसे? तो इस समय ये देखा जाता है कि औजार है, हथियार है कि नहीं है झगड़ा करने वाले, है ना। तो इस हिसाब से इसको माना जाता है कि शांति प्रिय सभ्यता है, कि ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे लोग झगड़ा कर सके, है ना, या एक दूसरे में लड़ाई कर सके। तो इसी सभ्यता को हम बोलते हैं शांति प्रिय सभ्यता। तो अब जो हमें पढ़ना है वो है विस्तार, है ना, महत्वपूर्ण स्थल। और आगे हम जब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या थी, है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।